वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर 9.1। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। इस चैप्टर का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था फाइनेंशियल डिसीजन, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड होता है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन और थर्ड होता है डिविडेंड डिसीजन। तो हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर, थर्ड लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड डिसीजन और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज के लेक्चर के हमारे 2 टॉपिक हैं जिनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा आता है डिविडेंड डिसीजन क्या है, जिसको हम लाभांश निर्णय कहते हैं। तो इसका अभिप्राय ये निश्चित करने से है कि लाभ का कितना हिस्सा लाभांश के रूप में अंशधारियों को दिया जाए और कितना भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचित लाभ के रूप में व्यवसाय में रोक लिया जाए। तो इसका मतलब लाभांश क्या होता है? प्रॉफिट का जो शेयर अंशधारियों को दिया जाता है उसको लाभांश कहा जाता है। देखो, मान लेते हैं 100 रुपीज़ हमें प्रॉफिट हुए हैं, ठीक है। 80 रुपीज़ किसको दे दिया जाता है? शेयर होल्डर को। और जो 20 रुपीज़ है वो कहाँ रख लिया जाता है? संचित लाभ में, रिटेन प्रॉफिट जिसको कहते हैं, उसमें रख लिया जाता है। फ्यूचर में जब भी जरूरत होती है या अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए संचित लाभ में रख लिया जाता है। तो ये जो 80 रुपीज़ जो है शेयर होल्डर में डिवाइड किया जाता है, इस लाभ के हिस्से को कहा जाता है डिविडेंड या लाभांश। नाम से ही पता चल रहा है, लाभ का हिस्सा लाभांश। प्राय अंशधारी, अब देखो इसके बारे में ये होता है कि क्योंकि फर्म क्या करती है, कुछ डिपॉजिट करती है, रिटेन करती है प्रॉफिट को और बाकी को शेयर होल्डर में डिवाइड कर देती है। पर यहाँ देखो, जो शेयर होल्डर है वो ये चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभांश प्राप्त हो। जो शेयर होल्डर है वो तो ये चाहेंगे कि अगर 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि वो चाहेंगे कि 100% हमें मिले। और प्रबंधक, जो मैनेजर होते हैं, वो ये चाहते हैं कि बिजनेस को चलाना उनकी जिम्मेवारी होता है प्रबंधक की। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन किया जाए इस प्रॉफिट को, ताकि फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटी होगी उसका ईजीली हम मुकाबला कर सकें। तो इस तरह से इनमें आपस में एक वारसा चलता रहता है, या हम कहें कि खींचतान या कॉन्फ्लिक्ट रहती है। शेयर होल्डर चाहते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट हमें डिवाइड किया बांटा जाए और मैनेजर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट है वो रिटेन किया जाए। तो देखो, प्रबंधक चाहते हैं कि अधिक से अधिक लाभ है भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से व्यवसाय में रखा जाए। यहाँ पर भी वित्तीय प्रबंधक को संतुलन की स्थिति बनानी पड़ती है। किसको? वित्तीय प्रबंधक, यानी कि जो मैनेजर होता है उसको ही बैलेंस बनाना पड़ता है, ताकि दोनों पक्ष संतुष्ट रहे, शेयर होल्डर भी सेटिस्फाइड रहे और जो मैनेजर है वो भी रिटेन करके प्रॉफिट को सेटिस्फाई हो जाए। इस तरह से जो 100 रुपीज़ प्रॉफिट है उसको 80 शेयर होल्डर, हमने 80 लिया, जरूरी नहीं कि हर कंपनी में 80 हो, और 20 हम रिटेन करते हैं। तो इस प्रोसेस को, ये जो हम डिवाइड करते हैं, इसको कहा जाता है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस डिसीजन, यानी कि इसे अधिशेष निपटान निर्णय भी कहा जाता है। अब देखो, ये हमने जो डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन हम लेते हैं, इसको कई फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं, यानी कि लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? तो ये कुछ जो फैक्टर हैं जिनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है इनकम। लाभांश का भुगतान वर्तमान में संचित लाभों में से किया जाता है और लाभ की कुछ राशि जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक लाभांश दिया जाएगा। यानी कि फर्म की आय अगर ज़्यादा होती है तो डिविडेंड ज़्यादा दिया जाता है। आप सीधा ये कह सकते हो कि जो लाभांश होता है वो संचित लाभ में से, या ये कहते हैं कि वर्तमान में जो लाभ हो रहा है उसमें से दिया जाता है। अब सीधी सी बात है, अगर इनकम ज़्यादा होगी तो डिविडेंड ज़्यादा दिया जाएगा, इनकम कम होगी तो डिविडेंड भी कम दिया जाएगा। आय की स्थिरता,
अब आ जाती है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अर्निंग यानी कि जो अर्निंग है वो स्टेबल रहती है अप डाउन। एक कंपनी जिसकी आय स्थिर रहती है वो अधिक लाभांश घोषित कर सकती है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। और अगर उसकी स्टेबिलिटी अर्निंग की कम है या स्थिर नहीं है तो इसके विपरीत होगा, क्योंकि उस कंडीशन में अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो वो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट हमारा आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब यहाँ आ जाता है डिविडेंड को स्टेबल करना। तो हर कंपनी प्रत्यक्ष लाभांश को स्थिर रखने की नीति को अपनाती है। हर कंपनी की ये कोशिश होती है कि उनका जो डिविडेंड की रेट है वो हर साल एक जैसी रहे, और इसके लिए वो क्या करते हैं, जहां लाभांश की स्थिति का अभिप्राय लाभांश के किसी भी स्थिति में कम न होने देना, यानी कि लाभांश स्थिर रहे अथवा बढ़े, यानी कि या तो फिक्स रहे हर साल या फिर उसमें वो इंक्रीज हो, डिक्रीज ना हो, क्योंकि डिक्रीज होने से कंपनी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो इस दृष्टिकोण से आय के थोड़े से परिवर्तन से लाभ दर को न तो घटाना चाहिए और न ही बढ़ाना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि प्रॉफिट कम हो गया तो जो रिटेन किया हुआ प्रॉफिट उसमें से आप कर सकते हो डिविडेंड डिक्लेयर, और किसी साल अगर बहुत ज़्यादा इनकम हो जाती है तो भी आपको डिविडेंड की रेट को नहीं बढ़ाना, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है उसको आप रिटेन कर लो, ताकि नेक्स्ट ईयर अगर आगे कभी ऐसा कम प्रॉफिट हो तो उस टाइम उसमें से डिविडेंड दिया जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अब ये ग्रोथ आती है विकास की संभावना, यानी कि बिजनेस के सामने अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें फर्म को ग्रोथ के चांस दिख रही हैं, अवसर उपलब्ध हो रही हैं, तो ऐसे में जब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है और उस ग्रोथ को आप कैच करना चाहोगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा वित्त की आवश्यकता होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगी, कंपनी आय का अधिक भाग रिटेन करेगी और कम भाग डिविडेंड के रूप में डिवाइड करेगी, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत है तो प्रॉफिट को रिटेन करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन, यानी कि रोकड़ प्रवाह स्थिति। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है कि कैश का बिजनेस के अंदर आना और जाना। अब लाभांश के भुगतान पर रोकड़ के आउटफ्लो होता है। जब हम डिविडेंड देते हैं तो कैश जाता है, आउटफ्लो होता है। यदि कंपनी की आय पर्याप्त है, मान लेते हैं कंपनी की इनकम बहुत अच्छी है, पर यह भी संभव हो सकता है कि इसके पास लाभांश का भुगतान करने के लिए आवश्यक कैश ही ना हो, फिर क्या करेगी कंपनी, क्योंकि डिविडेंड है वो तो कंपनी को कैश में देना पड़ेगा। तो इस प्रकार कंपनी की रोकड़ स्थिति का लाभांश निर्णयों का एक मुख्य निर्धारक है। कैश का मतलब है कि बिजनेस में पैसे का आना। कंपनी की बिजनेस कंपनी का बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है किसी ईयर इनफ्लो कम हो रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, कंपनी डिक्लेयर कर देगी तो पेमेंट करने में कंपनी को दिक्कत आएगी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है। जितनी अच्छी कंपनी की रोकड़ की स्थिति होगी, यानी कि कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की जितनी अच्छी होगी उसकी उतनी ही वो डिविडेंड को पे करने की कैपेसिटी रख सकती है। नेक्स्ट है शेयर होल्डर प्रेफरेंस, अंशधारी प्राथमिकता। विनियोग के दृष्टिकोण से अंशधारी दो टाइप के होते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की वे से देखें तो आपके शेयर होल्डर टू टाइप्स के होंगे। प्रथम वे होते हैं जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, नियमित आय वाले होते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि कंपनी में विनियोग करते हैं वो। और दूसरे वो होते हैं जो पूंजी लाभ यानी कि कैपिटल गेन चाहते हैं, यानी कि कैपिटल गेन जो पूंजी लाभ अर्जित करने के लिए कंपनी में विनियोग करते हैं। देखो, पहले टाइप के शेयर होल्डर वो होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं और ये चाहते हैं कि कंपनी में जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट के डिविडेंड के तौर पे हमें मिले और वही हमारी रेगुलर इनकम हो, ठीक है। सेकंड वो शेयर होल्डर होते हैं जो कैपिटल गेन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, जब किसी कंपनी का ये लगता है कि इसके शेयर जो है इंक्रीज होने वाले हैं तो उसको वो परचेज कर लेते हैं। जैसे ही ऊपर जाते हैं तुरंत सेल कर देते हैं और फिर किसी दूसरी कंपनी के खरीद लेते हैं। तो इस तरह से जैसे कि मान लेते हैं ये जो है कैपिटल गेन कैसे लेंगे, जैसे कि एक व्यक्ति है उसने एक कंपनी का 10 रुपये का शेयर परचेज किया है,
ठीक है, परचेज किए। जब शेयर की वैल्यू 15 रुपये हुई तो इसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो ये जो 5 रुपये है ये क्या है, कैपिटल गेन है। तो दूसरे टाइप के शेयर होल्डर वो होते हैं जो कैपिटल गेन का फ़ायदा उठाने के लिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यदि अधिकतर अंशधारी पहली तरह के हैं तो कंपनी को उन द्वारा अपेक्षित लाभांश अवश्य घोषित करना चाहिए। अगर रेगुलर इनकम चाहने वाले ज़्यादा शेयर होल्डर हैं तो कंपनी को अवश्य ही उनकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उनको पूरी करनी चाहिए। इसके विपरीत यदि अधिकतर अंशधारी शेयर होल्डर दूसरी तरह के हैं तो लाभांश घोषित करने के बारे में कंपनी बिल्कुल फ्री है, क्योंकि दूसरी टाइप के तो कैपिटल गेन चाहते हैं, उनको डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है। 7वें नंबर पे आता है टैक्सेशन पॉलिसी, कर नीति। लाभांश निर्णय कुछ सीमा तक कर नीति पर भी निर्भर करता है। यदि लाभांश पर कर की दर अधिक हो तो कम लाभांश देना बेहतर रहता है, यानी कि कर की दर अधिक है, टैक्स की रेट अगर ज़्यादा है तो कम लाभ देना बेटर रहेगा लाभांश। इसके विपरीत लाभांश पर कर की दर कम होने की स्थिति में अधिक लाभांश दिया जाना चाहिए। आजकल अंशधारियों के हाथों में लाभांश आयकर मुक्त है। इस दृष्टिकोण से अंशधारी अधिक लाभांश प्राप्त करना पसंद करेंगे। शेयर स्टॉक मार्केट रिएक्शन, अंश बाजार प्रतिक्रिया। लाभांश व अंशों के बाजार मूल्य में सीधा संबंध होता है, अर्थात लाभांश अधिक दर से घोषित किया जाता है तो इसे एक अच्छी खबर माना जाता है। अच्छी खबर क्यों माना जाता है, क्योंकि जिस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, कैश फ्लो की पोजीशन अच्छी होगी, वही कंपनी ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, और जिस कंपनी का डिविडेंड ज़्यादा होगा या डिक्लेयर ज़्यादा करेगी उसकी शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप अंशों का बाजार मूल्य बढ़ता है और इसी प्रकार जो लाभ की दर में कमी से अंशों का बाजार मूल्य में कमी आ जाती है। दूसरा, अगर कंपनी में प्रॉफिट कम हो रही है तो सीधी सी बात है कंपनी डिविडेंड कम डिक्लेयर करेगी तो मार्केट में उसकी रेपो कम होने की वजह से उसकी शेयर की वैल्यू डाउन हो जाएगी। वित्तीय प्रबंधक को अब ये देखना है, जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको ये देखना है कि जो डिविडेंड की रेट डिसाइड कर रहे हैं उस समय उसके अंशों के बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उसका शेयर वैल्यू पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। 9 एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार तक पहुंच। यदि आवश्यकता पड़ने पर कंपनी पूंजी बाजार से आसानी से लोन वगैरह ले सकती है, यानी कि पूंजी रेज कर सकती है, तो इसे अधिक लाभांश घोषित करना चाहिए, अन्यथा नहीं। अगर मान लेते हैं कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत पड़ी है मार्केट में, उसको इजीली कैपिटल वो अरेंज कर सकती है, ले सकती है, तो वो ज़्यादा डिविडेंड को कर सकती है। अगर मार्केट में वो ज़्यादा कैपिटल रेज नहीं कर सकती तो उसको ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। लीगल कंसंट्रेटर, कंपनी की लाभांश नीति वैधानिक प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। जो भी डिविडेंड की पॉलिसी होती है वो कानूनी नियमों के अकॉर्डिंग, जो प्रोविज़न बने हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कंपनी दत्त अंश पूंजी में से लाभांश नहीं दे सकती, यानी कि कंपनी की जो कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, उसमें से कभी भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप पेड अप कैपिटल में से डिविडेंड को डिक्लेयर करोगे तो इससे क्या होगा, ऋणदाताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इससे कंपनी की जो पूंजी है वो कम हो जाएगी। कंपनी की पूंजी कम होने की वजह से कंपनी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इस कारण से कभी भी जो है पेड अप कैपिटल में से डिविडेंड कभी भी नहीं देना चाहिए और किसी भी कंपनी को नहीं देना चाहिए। दूसरा, इससे एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि इससे जो भी बोरोवर जिन्होंने कंपनी को लोन दे रखा है, जो कंपनी के क्रेडिटर है या जो ऋणदाता है, उनकी सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि लाभांश पूंजी में से नहीं दिया जा रहा है और कंपनी अधिनियम की धारा 205 के अनुसार लाभांश कंपनी के वर्तमान या गत वर्षों में से
डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न करने के पश्चात ही देना चाहिए। जब भी आप डिविडेंड देते हो तो सबसे पहले कंपनी की जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह होते हैं उनको लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर ही देना चाहिए। तो ये प्रोविज़न जो है इसको भी फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्सेंट्रेट। जब कंपनी ऋण के रूप में वित्त प्राप्त करती है तो ऋणदाता कंपनी द्वारा लाभांश देने पर भी प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि जो भी क्रेडिटर है वो कंपनी पर प्रतिबंध लगाकर ये कह सकते हैं कि डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट जो है वो कम डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और रिटेन ज़्यादा किया जाए, जिससे कंपनी की जो है फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट आता है हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, वित्तीय प्रबंधक के उद्देश्यों का सीधा संबंध इस बात से है कि तीन वित्तीय निर्णय हमने पढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन, और तीसरा हमने पढ़ा है डिविडेंड डिसीजन। इन तीनों डिसीजन को लेते समय एक फाइनेंशियल मैनेजर को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस यानी कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं ये सोच समझ कर लेने चाहिए और ये तीनों डिसीजन ही उसके सोच विचार का केंद्र बिंदु होना चाहिए। उसको इस तरह से डिसीजन लेना चाहिए जिससे जो भी स्वामी है, ओनर है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा हित हो यानी कि फ़ायदा हो और जो क्रेडिटर है उनको भी नुकसान ना हो। तो संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि वित्तीय प्रबंधक का उद्देश्य व्यवसाय के स्वामियों की संपदा को अधिकतम करना है। अब आता है यहाँ वर्ड आया है स्वामियों की संपदा को अधिकतम करना यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता क्या है तो इसको हम स्टडी करते हैं। ये आपका 2 नंबर या 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें आप। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, संपदा को अधिकतम करना। इस विचारधारा के अनुसार संपदा को अधिकतम करके व्यवसाय के स्वामियों का अधिक हित किया जा सकता है, यानी कि उनकी पूंजी को बढ़ाया जा सकता है। कैसे? यदि वित्तीय प्रबंधक का वास्तविक उद्देश्य भी है, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो हर कोई डिसीजन लेता है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि डिसीजन इस तरह से लिया जाए जिससे उसकी वेल्थ इंक्रीज हो। कंपनी की वेल्थ इंक्रीज होगी तो वो किसकी होगी? ऑनर की होगी। संपदा को अधिकतम करने का अभिप्राय अंशधारियों द्वारा विनियोजित पूंजी में वृद्धि करना है। विनियोजित पूंजी में वृद्धि का सूचक अंशों का बाजार मूल्य होता है। पूंजी में वृद्धि तभी होती है जब कंपनी की शेयर की वैल्यू इंक्रीज होती है। यदि अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होती है तो कहा जाएगा कि अंशधारियों की विनियोजित पूंजी बढ़ रही है, और अंशों का अगर बाजार मूल्य कम हो रहा है तो इसके विपरीत यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बजाय वेल्थ कम हो जाती है। तो इसका टोटली इफेक्ट किस पे पड़ता है? ऑनर्स पे पड़ता है। अंशधारियों की संपदा की गणना हम इस तरह से करेंगे। अभी हमने कहा ना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी तो किस तरह से मैक्सिमाइज होती है और किस तरह से कम हो जाती है, इसको हम स्टडी करेंगे। तो देखो इसका एक फॉर्मूला है, शेयर होल्डर्स करंट वेल्थ इन ए कंपनी, यानी कि वर्तमान में जो संपदा है, नंबर ऑफ शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर। जो नंबर ऑफ शेयर है उसको शेयर की वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वेल्थ निकल आती है। उदाहरण लेते हैं, एक व्यक्ति है XYZ कंपनी के 100 शेयर 100 रुपीज़ पर रेट से खरीदे। इसने शेयर भी 100 है, रेट भी 100 पे खरीदा है। इसका अभिप्राय है कि कंपनी में उसकी संपदा कितनी है? 10,000 है। कुछ समय बाद जो शेयर की वैल्यू है वो बढ़कर कितनी होगी? 120 होगी। पहले कितनी थी? 100 थी, 120 20 रुपीज़ बढ़ गई। इसका मतलब है अगर अब आप वेल्थ चेक करोगे तो उसकी 12,000 मिलेगी, तो उसकी संपदा में कितनी इंक्रीमेंट होगी? 2,000 की। इसके विपरीत हम लेते हैं, जैसे 100 का अगर ये शेयर 80 का हो जाता है तो अब कितनी हो जाएगी? उसकी वेल्थ हो जाएगी 8,000। तो यानी कि 10 से 8,000 होगी, 2,000 कम हो गई है। तो इससे स्पष्ट है कि संपदा को अगर अधिकतम करना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने के लिए अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि करना आवश्यक है। अब क्वेश्चन उठता है कि वित्तीय प्रबंधक को क्या करना चाहिए ताकि अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि हो जाए, और ऐसा करने के लिए वित्तीय प्रबंधक द्वारा 3 फाइनेंशियल डिसीजन लेने चाहिए। वो 3 फाइनेंशियल डिसीजन कौन कौन सी हैं इसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला है ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
यानी कि जब आप डिसीजन लेते हैं तो वो अनुकूल होना चाहिए। अनुकूलतम विनियोग निर्णय लेने का अभिप्राय विनियोग से संबंधित ऐसे निर्णय ले जो अपेक्षाकृत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, जो डिसीजन है, वो है ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन। जो फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजन ले रही है वो अनुकूलतम होना चाहिए। अनुकूलतम पूंजी व्यवस्था निर्णय का अभिप्राय ऋण पूंजी और अंश पूंजी का एक ऐसा आपको कॉम्बिनेशन तैयार करना है जिस पर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कम से कम लागत आए। यहाँ दो वर्ड आए हैं, ऋण पूंजी और अंश पूंजी, यानी कि व्यवसाय के अंदर ना ही तो टोटल ऋण पूंजी होनी चाहिए और ना ही शेयर कैपिटल होनी चाहिए, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। थर्ड है हमारा अनुकूलतम लाभांश निर्णय, ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। अनुकूलतम लाभांश निर्णय का अभिप्राय कंपनी के कुल लाभों का ऐसा विभाजन करना है ताकि डिविडेंड प्राप्त करके एक तो शेयर होल्डर भी सेटिस्फाइड रहे और दूसरा कंपनी पर भावी आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि फ्यूचर में कंपनी को जो अनसर्टेनिटी के लिए कैपिटल चाहिए उसके लिए भी आपको रिजर्व करके बचाना है। तो उपरोक्त ढंग से लिए गए निर्णय में कंपनी की वित्तीय स्थिति तो सुदृढ़ होती है जिसका अंश के बाजार मूल्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंधक का उद्देश्य संपदा को अधिकतम करना है जिसके द्वारा व्यवसाय के स्वामियों का अधिकतम हित किया जा सके, और ऐसा मानना व्यवहारिक भी है और सर्वमान्य भी है जिससे कंपनी का फायदा हो।